हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। तो देखो पावर क्या होता है, ये तो आपने 10th में पढ़ा था कि भाई द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ये वाली डेफिनेशन क्लास 10th में पढ़ी हुई थी। लेकिन यहाँ क्या स्पेशल है, यहाँ पे स्पेशल ये है कि पावर हम पढ़ेंगे एसी सर्किट के अंदर। वहां जो हमने पावर पढ़ी थी 10th क्लास में, वो पढ़ी थी डीसी सर्किट के अंदर, यानी कि जो करंट सेल या बैटरी देती थी तो हमने कैलकुलेट की थी पावर। वहां पर हमारे कुछ फॉर्मूले भी थे, अगर आपको मैं रिमाइंड करा दूं क्लास 10th के फॉर्मूले, तो आपको क्या कहते हैं वहां पे, P इक्वल्स टू W अपॉन T। द रेट ऑफ डूइंग वर्क 10th क्लास बात कर रहा हूँ, W अपॉन T था। एक P इक्वल्स टू होता था VI यानी कि वोल्टेज इनटू करंट, एक होता था P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये सारे 10th के फॉर्मूले। एक होता था P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं कि वहां जो पावर होती थी वो डीसी करंट की होती थी, यहाँ जो पावर गेट करूंगा वो एसी करंट की बात करूंगा। पहला फर्क, पावर के फॉर्मूले वही रहेंगे जो होते हैं, वो कोई दिक्कत वाली है। P इक्वल्स टू W अपॉन T वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर पावर को एक और तरीके से एक्सप्रेस करते थे V इंटू I, या फिर पावर को एक और तरीके से एक्सप्रेस करते थे I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो अपन का टॉपिक है वही। तो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। डेफिनेशन वही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी जिस रेट से, उसी को हम पावर कहेंगे। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, जितना वर्क होगा। तो यानी डीसी करंट की डेफिनेशन और एसी करंट की डेफिनेशन तो सेम है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग, वो हमारी पावर होती है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। ओके, अब बोला इन अ डीसी सर्किट द पावर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब वही बोल रहा है कि डीसी सर्किट के अंदर अगर याद हो तो पावर को कैसे डिफाइन करते थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, P इक्वल्स टू VI वोल्टेज इनटू करंट। लेकिन एसी सर्किट में क्या होगा, बट इन एसी सर्किट बोथ वोल्टेज एंड करंट वेरी साइनुसॉइडली विद टाइम। यानी कि एसी सर्किट में दिक्कत क्या होती है कि भाई करंट हर पल बदलता है, थोड़ा 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 बढ़ता है, ज्यादा फिर कम होता है, हर पल बदलता है। तो यहां हम कैसे निकाल पाएंगे, यहां हम क्या आई लें और क्या वी लें, पहली प्रॉब्लम ये है। तो उन्होंने बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सो फॉर एन एसी सर्किट, यानी एसी सर्किट के लिए हमें वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस पावर एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि यहां पर हम अगर पावर बता पाएंगे किसकी, एसी सर्किट की, तो ये बताएंगे इस मोमेंट पे कितनी है, बस। ना हमें इसके बाद की पता, ना हमें इससे पीछे की पता। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि हर वक्त करंट और वोल्टेज बदलते हैं, तो इंस्टेंटेनियस करंट पता चल जाएगा भैया इस वक्त करंट इतना है और इस वक्त वोल्टेज इतना है, तो हम बता देंगे इस वक्त पावर कितनी है। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर दे सकते हैं और साथ में हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर। ठीक है, और टॉपिक का नाम ही है पावर इन एन एसी सर्किट। तो बात तो ये करनी पड़ेगी, एसी सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है? तो इतना तो क्लियर हो गया, या तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं उस मोमेंट की उसी टाइम पे, या फिर एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, आगे। सपोज इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट आर गिवन बाय। इन्होंने मान लिया किसी भी इंस्टेंट टाइम पर वोल्टेज और करंट कितने कितने हैं। इन्होंने बोला ये आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जिस वक्त पे आप वोल्टेज को देख रहे हो उस टाइम पे ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 है। करंट आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 क्यों लिया है, ओमेगा टी माइनस 5 इसलिए लिया है ताकि हम आपको बता सकें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहे। तो हमने यहां कोशिश की है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दिखाने की। जरूरी नहीं है कि ओमेगा टी माइनस 5 लिखो, ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते थे, बस फर्क इतना है यहां पे मैंने कोशिश की है कि मेरी वोल्टेज लीड करेगी, यानी जो ओमेगा टी ज्यादा है, और करंट ओमेगा टी माइनस 5 पीछे है, यानी करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगी। बस मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। आप चाहो तो कहो कि नहीं भाई हम तो है नहीं करंट को लीड कराएंगे, तो ओमेगा टी प्लस 5 कर दो, ओमेगा टी प्लस 5 कर दो, करंट लीड करेगा यानी आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगी। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर निकालने जा रहे हैं। तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर फाई इज द फेज एंगल बाय विच द वोल्टेज ई लीड द करंट आई। यानी कि यहाँ पे जो फाई दिया हुआ है वो क्या है, फेज एंगल है, और फाई क्या बता रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। वो तो देख ही लो, ओमेगा टी से पीछे है करंट, ओमेगा टी माइनस 5, तो आगे कौन है, वोल्टेज, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है। यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना हो जाएगी पावर की, वही फॉर्मूला, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय P इक्वल्स टू होता है E इंटू आई, वही रहेगा P इक्वल्स टू V इंटू आई। भाई P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। अब V क्या है आपका यहाँ पे, EMF, तो E इंटू आई।
तो इंस्टेंटेनियस पावर तुम बता सकते हैं। अब ई की वैल्यू क्या लगा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो आगे ई नॉट आई नॉट को एक साथ लिख लिया, साइन नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 को एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक, सिर्फ आगे पीछे लिख दिया। अब एक काम करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, 2 से 2 कट जाएगा। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं इस वाले में नंबर 2 में, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, रहेगी तो वही वैल्यू, तो वही मैंने किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, ध्यान समझना, ये एक फॉर्मूला बनना है मेरा, 2 साइन ए साइन बी, ये एक मेरा फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए क्या है मेरा ओमेगा टी लिख देता हूं, ए क्या है मेरा ओमेगा टी और बी क्या है मेरा ओमेगा टी माइनस 5, यानी बी की जगह यूज करो ओमेगा टी माइनस का 5, कोई दिक्कत। तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी यानी कि 2 साइन ए की जगह ओमेगा टी साइन बी, बी यानी ओमेगा टी माइनस का 5, तो 2 साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले में बदलने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट तो अलाउ करेगा नहीं 2 का मल्टीप्लाई करना, इसलिए डिवाइड भी कर दिया, क्लियर है। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, नोट करना, नोट कर लो। अब हमने इसको लिख दिया cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझो, ये होता है कि आप 2 साइन ए साइन बी को ये लिख सकते हो, याद रखो ए कितना था आपका, ए था आपका ओमेगा टी और बी क्या था आपका ओमेगा टी माइनस का 5, चेक करो भैया कि नहीं, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी, पुट करो cos a माइनस बी। अब देखो ध्यान से, cos a माइनस बी, ए कितना है हमारा ओमेगा टी माइनस बी यानी कि माइनस का लगा के, और बी कितना है मेरा ओमेगा टी माइनस 5 यानी ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा जी, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया तो ये बन गया cos 5, तो इसीलिए मैंने cos a माइनस बी की जगह लिख दिया cos 5, क्लियर है। cos a माइनस बी की जगह क्या लिख दिया cos 5, क्योंकि देखो cos a माइनस बी सॉल्व करके cos 5 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आगे क्या है cos a प्लस बी, आ गया cos a प्लस बी, देखो माइनस लगाया cos a प्लस बी, अब cos a प्लस बी कर दो, cos a कितना है ओमेगा टी प्लस बी कितना है ओमेगा टी माइनस का 5, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो गया, ऐड हो गया 2 ओमेगा टी, तो ये बन गया cos 2 ओमेगा टी माइनस का 5, तो देखो cos 2 ओमेगा टी माइनस का 5, क्लियर है। यानी मैंने 2 साइन ए साइन बी को एक अनदर टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, cos के टर्म में cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस का 5, क्लियर है। अब मैं निकालने जा रहा हूं उसकी एवरेज पावर, क्या निकालने जा रहा हूं एवरेज, ये वाली तो हुई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, क्लियर है। अब इसकी एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल क्या होगी, एवरेज ऑफ ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5, यानी जो इसका एवरेज होगा वही इसका हम एवरेज मान के चलेंगे पावर का, यहां तक क्लियर है। यानी ये वैल्यू किसको बता रही है, ये वैल्यू बता रही है इंस्टेंटेनियस पावर को। आगे अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं एवरेज पावर की, किसकी बात कर रहे हैं एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर हम कहां से कहां मानते हैं, पहले बता दो, एवरेज पावर हम मानते हैं साइकिल में, यानी करंट यहां से शुरू हुआ, ये एक साइकिल को एवरेज मानते हैं। अब आपको पता है एक साइकिल में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी है, अगर कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी है, किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पे ओमेगा टी पर डिपेंड कर रही है, तो आपका एक साइकिल में एवरेज 0 होता था। ये हमने बात की थी जब हमने करंट का एवरेज निकाला था कंप्लीट साइकिल में, हालांकि जब हाफ साइकिल में निकाला था हमने करंट का एवरेज, हाफ साइकिल में तो निकला था, लेकिन जब हमने पूरी साइकिल में करंट का एवरेज निकाला था तो हमारा एवरेज निकल के आया था 0। तो ध्यान से देखना cos 2 ओमेगा 2 माइनस 5, ये वाला टर्म में क्या आ रहा है 2 ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है। पूरी साइकिल की बात करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, और कंप्लीट साइकिल का एवरेज 0 होता है। तो बचा क्या, द सेकंड, देखो फॉर्मूला लिख भी दिया, द सेकंड कोसाइन टर्म cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 इज द टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट है इसलिए इट्स एवरेज कवर अ साइकिल इज 0, यानी इसकी एक साइकिल में एवरेज 0 आएगी। बचा क्या, P एवरेज इक्वल्स टू E नॉट I नॉट बाई 2 cos 5, P एवरेज इक्वल्स टू E नॉट I नॉट बाई 2 cos 5, क्लियर है। तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर भी निकल आया, ये आपका एवरेज पावर भी निकल आया, किसका, एक साइकिल का, आपका एवरेज पावर निकल आया एक साइकिल का कितना, E नॉट I नॉट बाई 2 cos 5। अब इसको किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब वो एक्सप्रेस करने का तरीका जैसे हमने P इक्वल्स टू VI भी बोल सकते हैं, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R भी बोल सकते हैं, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R भी बोल सकते हैं, निकलता तो सबसे पावर ही है सेम। यहाँ पे P एवरेज ये भी निकाल सकता है E नॉट I नॉट बाई 2 cos 5, क्या किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, P एवरेज को हमने क्या किया, देखो P एवरेज इक्वल्स टू मेरा था
ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाइव। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको 2 को ई नॉट आई नॉट, क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं? क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √4 इंटू √4 4 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। तो तोड़ दो 2 को, तो 2 को तोड़ा तो √2 टूट गया cos 5। अब याद करो ई नॉट बाई √2 क्या होता था? ERMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF, और IRMS क्या होता था? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ई नॉट बाई √2 क्या बन गया? ERMS, और आई नॉट बाई √2 क्या बन गया? IRMS, और ये बन गया cos 5। तो एक नया टर्म आ गया कि भैया P एवरेज इक्वल टू होता है ERMS IRMS cos 5। क्लियर है? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? ERMS IRMS cos 5। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब देखो ध्यान से समझना, इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंपीडेंस ट्रायंगल। ये Z होता था, यहाँ पे फाई होता था, यहाँ पर अपन कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे XL माइनस XC होता था, और यहाँ पे अपन का R होता था। अगर यहाँ पे cos 5 लगाओ, क्या लगाओ? cos 5, तो क्या आएगा? cos 5 क्या होता है? cos 5 की वैल्यू अपन यहाँ पे आ गई R अपॉन Z। कितनी आ जाएगी? R अपॉन Z, B अपॉन H। क्या होता है cos 5? B अपॉन H, तो B अपॉन H। तो cos 5 की R अपॉन Z लगा सकते हो, R अपॉन Z। तो इन्होंने बोला कि cos 5 की आप R अपॉन Z भी यूज कर सकते हो। तो एक नया फॉर्मूला हो गया ERMS IRMS R अपॉन Z। सबका मीनिंग अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। P एवरेज को ये भी बोल सकते हो जो ये लिखा है, P एवरेज को ये भी बोल सकते हो ERMS IRMS cos 5, P एवरेज को ये भी बोल सकते हो ERMS IRMS R बाई Z। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अब हम एवरेज पावर की बात कर लेंगे कुछ स्पेशल केसेस के लिए। स्पेशल केसेस यानी कि अगर रजिस्टर लगाओ अकेला, क्योंकि ये जो एवरेज पावर आई है वो एसी सर्किट के लिए आई है, यानी हमने माना इसमें रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। ठीक, LCR सर्किट के अंदर एवरेज पावर थी। अब हम इंडिविजुअल निकालेंगे, हालांकि इसके डेरिवेशन में अलग से भी कराऊंगा कि जब मेरा अकेला रजिस्टर लगाया तो कितनी एवरेज पावर आएगी। अभी इसके थ्रू समझा देता हूं स्पेशल केस कि जब LCR सर्किट की एवरेज पावर निकल आई है तो अब स्पेशल केसेस में कैसे निकलेगी। ठीक है, और अलग से भी करा दूंगा उसका डेरिवेशन। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते आना है, वो सिंपल है। अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट हो तो आपको पता है प्योर रजिस्टिव सर्किट है फेज डिफरेंस 0 होता था ई और आई का, यानी ये cos 5 क्या हो जाएगा? cos 0। तो आपकी क्या आ जाएगी? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है तो आपके जो कौन कौन होते हैं, वोल्टेज और करंट, वो सेम फेज में होते हैं, यानी कि cos 5 + 1 पुट होगा तो P एवरेज आपका आ जाएगा ERMS IRMS, यानी ये वैल्यू आ गई ERMS और IRMS। पावर इक्वल्स टू ERMS मल्टीप्लाई RMS, क्योंकि cos 0 बन गया 1। किसके लिए? जब प्योर रजिस्टिव सर्किट है। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, अब प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था? याद करो, इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस होता था π/2, यानी कि 90 का। तो P एवरेज इक्वल टू होता है ERMS IRMS cos 5। अब 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? π/2, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का, और cos π/2 कितना होता है? 0, और 0 इंटू समथिंग 0। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है तो एक कंप्लीट साइकिल में उसके अंदर जो पावर निकल के आएगी एवरेज, वो 0 आएगी। तो थर्ड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल है 0। क्लियर है? तो उसमें क्या थी? ERMS IRMS, यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, सिर्फ कैपेसिटर लगाया, फिर क्या करोगे? तो हियर द वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। यहां पर क्या होता है? वोल्टेज लैग करती है, करंट आगे जाता है, लेकिन फेज डिफरेंस तो π/2 ही रहता है 90। तो यहां पे भी cos π/2 क्या हो जाएगा? 90। तो cos 90 के लिए क्या होती है? 0। तो यहां पे भी P एवरेज आपका आ जाएगा 0। यानी कंक्लूजन निकला कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो भी एक कंप्लीट साइकिल के अंदर पावर का एवरेज 0 ही रहेगा। थर्स द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन कैपेसिटिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज आल्सो 0। क्लियर है? आगे सीरीज LCR सर्किट, LCR सर्किट के लिए फॉर सीरीज LCR सर्किट P एवरेज इक्वल टू कितना निकला? ERMS IRMS cos 5। अब याद करो, जब मैंने आपको cos 5 की वैल्यू निकलवाई थी या फिर 5 की वैल्यू निकलवाई थी, किसमें? जब इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था, वहां पर 5 इक्वल टू कितना निकल के आया था? याद होना चाहिए। वो ये निकल के आया था tan इनवर्स, वो निकल के आया था tan इनवर्स XL माइनस का XC/R। हालांकि यहां हमने मान के चला था वहां पर कि जो मेरा XL है वो ग्रेटर है XC से। ठीक है, ये कंडीशन मानी थी, तो अभी भी हम वही मानना कि जो हमारा इंडक्टर का कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है इससे, इसके कैपेसिटर के रिएक्टेंस से।
ठीक है, तो ये 5 की जगह ये लग जाएगा। तो समटाइम 5 may have non-zero value for a series LR LC circuit, so power is consumed in such circuit but only in the resistor R। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, LCR सर्किट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, LCR सर्किट के अंदर कौन कौन होता है, L, C और R। अभी अभी देखा कि भैया L जीरो पावर एवरेज, C का जीरो पावर एवरेज, यानी जो भी LCR सर्किट के अंदर पावर निकल के आती है वो सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर की वजह से आती है, इस रेजिस्टेंस की वजह से आती है। तो वही लिखा है समटाइम्स 5 में हैव नॉन जीरो वैल्यू, 5 की नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है फॉर सीरीज LR LC सर्किट, ठीक है, कभी कभी, एंड LCR सर्किट, सो पावर इज कंज्यूम इन सच सर्किट बट ओनली इन द रजिस्टर R। यानी LCR सर्किट में पावर तो कंज्यूम होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, ये रेजिस्टेंस R करता है। क्लियर है? आगे एक और बात आ जाती है, पावर डेसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR। रेजोनेंस LCR का मतलब क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का तो ये पहले केस पढ़ लिया था कि सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस लगाओ तो जो वहां होता था वही यहां हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी XL बराबर XC phi 0 cos phi 1, यानी P एवरेज इक्वल टू E RMS I RMS। और यही आपका सेम कहां निकला था, यही सेम आपका निकला था जब आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी कि आपकी रेजोनेंस कंडीशन मिलती तब है जब अकेला प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो। यानी फिफ्थ वाला केस किसके सेम है, केस 1 जो पढ़ा था हमने, केस 1 के, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट थ्रू R एट रेजोनेंस, ठीक है, यानी रेजोनेंस कंडीशन में जो मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेट होती है थ्रू R। क्लियर है? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, ठीक है, तो पहले समझते हैं पावर फैक्टर क्या होता है और फिर समझेंगे कि वॉटलेस करंट का क्या मीनिंग होता है। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, ध्यान से समझते हैं ना, फिर अच्छे से क्लियर करूंगा पावर फैक्टर किससे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं या क्यों जरूरत पड़ती है पावर फैक्टर की। द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाई, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एसी सर्किट के अंदर अगर मैं एवरेज पावर निकालनी हो, किसी भी एसी सर्किट के अंदर क्या निकालना हो, एवरेज पावर निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला होता है कि भाई पी एवरेज इक्वल्स टू ई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई एम एफ और आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई। यानी ये बोल रहा है कि एवरेज पावर यानी कि पी ए वी इक्वल होता है वर्चुअल ई एम एफ, यानी ई आर एम एस को ये वर्चुअल ई एम एफ बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई वर्चुअल करंट यानी आई आर एम एस को वर्चुअल बोल रहे हैं, एंड कॉस फाई। यानी अभी बस इतनी बात बताई गई है आपको कि जो एवरेज पावर होती है अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर वो इतनी होती है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और जिसके अंदर इन्होंने ई आर एम एस आई आर एम एस को क्या बोल दिया है, वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल ई एम एफ वर्चुअल। अब वर्चुअल क्यों बोला है वो भी बात करूंगा। देखो वर्चुअल इसलिए बोला है क्योंकि आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट हर पल अपना मैग्नीट्यूड बदलता है और हर वक्त अपना करंट का मैग्नीट्यूड बदलता है, हर वक्त अपना ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बदलता है। तो एसी सर्किट के अंदर किसी भी करंट को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो पहली बात तो इसलिए इन्होंने आरएमएस वैल्यू ली है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो उतनी ही हीट जनरेट करेंगी जितनी की उसमें की थी। ये आपको अलग से टॉपिक याद होना चाहिए भाई, रूट मीन स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, डालो रूट मीन स्क्वायर बाई मास्टर जी फिजिक्स पाठशाला, तो आपको ये टॉपिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, ई आर एम एस और आई आर एम एस पर भी फिलहाल इतना है कि ये कह रहे हैं कि जो ई की वैल्यू है वो वर्चुअल है और आई की वैल्यू जो है वो वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि कभी भी इसकी वैल्यू पुट करने पर आपको जो एवरेज पावर है वो ठीक नहीं मिलेगी। अब समझेंगे क्यों नहीं ठीक मिलेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब आप कॉस फाई को यूज करोगे तो आपको एवरेज पावर ठीक मिलेगी, यानी एवरेज पावर इक्वल टू वर्चुअल ईएमएफ यानी वर्चुअल करंट इनटू कॉस फाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। आप लोगों ने 10th क्लास में पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पी इक्वल टू क्या होता था, पी इक्वल टू होता था वी इंटू आई, याद है कि नहीं, पी इक्वल टू वी इंटू आई। यानी भैया वोल्टेज को पकड़ो, करंट को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, पावर पता चल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ई आर एम एस और आई आर एम एस होती तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है, क्योंकि भाई ई आर एम एस कहाँ से कैलकुलेट करते थे हम, डीसी करंट में, आई आर एम एस कहाँ कैलकुलेट करते थे, डीसी करंट में। तो इस हिसाब से तो फॉर्मूला ये होना चाहिए पावर, एवरेज पावर का ई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, ये होना चाहिए बस। क्योंकि P इक्वल टू वी इंटू आई होता है तो V की जगह आ गया ई आर एम एस। भाई E है तो वैल्यू डायरेक्ट करंट के अंदर ही किसी ना किसी वोल्टेज पर, आई आर एम एस पर कह रहा है कि इसको नहीं लगाते, कॉस फाई को लगाते हैं। तो पहली बात, दो बातें क्लियर हुई, क्या क्या कि एवरेज पावर निकालने के लिए ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कॉस फाई का लगना बहुत जरूरी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ई आर एम एस आई आर एम एस डज नॉट गिव द एक्चुअल पावर, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ऐसा क्यों नहीं करते, इन्होंने मेंशन कर दिया
कि जो ERMS IRMS का मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्चुअल पावर नहीं मिलती, एंड इज कॉल्ड एपरेंट पावर, और जो मिलती है उसको कहते हैं एपरेंट पावर। यानी ERMS और ERMS और IRMS से जो मिलेगी इसका नाम दे दिया एपरेंट पावर। क्या नाम दे दिया मेरे भाई? एपरेंट पावर। ठीक है, ये कह रहा है कि एपरेंट पावर आपकी जो होती है वो कभी भी एक्चुअल पावर नहीं होती। इस एपरेंट पावर यानी ERMS और IRMS में आपको cos phi का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई बोला है इट गिव द एक्चुअल ट्रू वैल्यू ओनली, जो ये आपको जो एपरेंट पावर है वो ट्रू वैल्यू तभी देगी व्हेन मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर cos phi। जब इसको आप cos phi से मल्टीप्लाई करोगे, द फैक्टर cos phi इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट, यानी इसी को हम कहते हैं AC सर्किट का पावर फैक्टर। क्लियर है? अब आपके मन में दो चार बातें आ रही होंगी। पहली बात कि सर जब P = VI फॉर्मूला होता है और IRMS और VRMS एक डायरेक्ट करंट की वैल्यू है, तो पहली बात ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ट्रू पावर नहीं मिल रही, एपरेंट पावर मिल रही है? और cos phi का एक्चुअल में क्या रोल है, क्यों लगाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगर cos phi नहीं लगाओगे तो ट्रू पावर नहीं मिलेगी, एपरेंट पावर मिलेगी, और एपरेंट पावर से अगर ट्रू पावर निकालनी है तो cos phi का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पावर फैक्टर क्या, वो तो क्लियर हो गया कि भाई जो ये cos phi है ना, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, पावर निकालने का ये फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर पावर निकालने में यूज होता है। अब थोड़ा सा फील कराता हूँ, फिर आपको मजा आ जाएगा कि भाई क्या कहानी है। तो यानी इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, पहले इस फॉर्मूले को लिख लो फिर समझाऊंगा। इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि अगर आपका एपरेंट पावर है, एपरेंट पावर यानी कि जो आप कह रहे हो तो ये नहीं, मैं तो P = V × I से निकालूंगा, क्योंकि जब डायरेक्ट करंट की या डायरेक्ट जो अपन की सेल होता है उसकी वैल्यू है ERMS IRMS, तो मैं तो E × I निकालूंगा ना। तो कह रहा है E × I से आपको एपरेंट पावर तो मिल जाएगी, E × I से आपको एपरेंट पावर तो मिल जाएगी, बट ट्रू पावर निकालनी है तो आपको पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एपरेंट पावर में, तब निकलेगी। क्लियर है? क्योंकि ERMS IRMS cos phi में ये वाला पार्ट है एपरेंट पावर का, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो लिख दिया ट्रू पावर = एपरेंट पावर यानी ERMS IRMS इनटू पावर फैक्टर यानी cos phi। ठीक है, अब थोड़ा सा फील कराता हूं कि क्या दिक्कत होती है पावर फैक्टर नहीं लगा होता तो, क्योंकि आप यही तो कह रहे हो ERMS IRMS तो एक DC सर्किट की वैल्यू है, ERMS IRMS से पावर निकल आनी चाहिए, फिर cos phi क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? देखो ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना। मान लो ये अपन का AC सर्किट ही मान लिया, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को? मैंने माना कि जो इसकी वोल्टेज है, जो इस टाइम पर किसी भी टाइम T पर, किसी भी इंस्टेंट टाइम T पर जो इसकी वोल्टेज है वो मैंने बोली 100 वोल्ट है। कितनी है? 100 वोल्ट। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। किसी को कोई समस्या? किसी भी इंस्टेंट पर इसका जो पोटेंशियल है वो है 100 वोल्ट और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। आई निकालते हैं। V = क्या होता है? IR। यहाँ से I = क्या हो जाएगा? V/R = I। भाई V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा? V/R। निकालते हैं तो देखो V कितना है? 100, R कितना है? 100, I की वैल्यू कितनी आ गई? 1। I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर, यानी कि 100 से 100 कट के I की वैल्यू 1 आ गई। अब जब I की वैल्यू 1 आई तो आपने कहा ठीक है भाई पावर निकाल देते हैं। P = क्या होता है? E × I या V × I कुछ भी बोल दो। E कितना है? पोटेंशियल 100 वोल्ट, हमने पुट कर दिया 100 वोल्ट इनटू करंट कितना है? 1 एम्पियर का, यानी पावर निकल आई 100 वॉट की, पावर निकल आई 100 वॉट की। कोई समस्या नहीं है। समझ में आई पूरी कहानी कि भाई एक सर्किट था जिसमें रेजिस्टेंस लगा था, हमने माना कि उसका रजिस्टर 100 ओम का है, उसमें पोटेंशियल 100 वोल्ट का है, हमने करंट निकाला तो करंट निकला 1 एम्पियर, हमने पावर निकाली E × I या V × I से 100 × 100 वोल्ट की निकल आई। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो हमने कोई cos phi नहीं यूज किया। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है। अब मान लो LCR सर्किट है। कैसा सर्किट है? LCR। यहाँ पे इंडक्टर है L, यहाँ पे कैपेसिटर है C, यहाँ पे रजिस्टर है R। क्या है? LCR सर्किट है। क्लियर है? अब LCR सर्किट है तो इसका कुछ और रिएक्टेंस होगा जिसे हम इम्पीडेंस बोलते थे, याद हो तो Z। क्या बोलते थे? इम्पीडेंस। मैंने माना इसका जो Z है वो है 100 ओम। कितना है? Z 100 ओम, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R का होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस L का होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस C का होगा, तो सबका मिला जुला के एक इफेक्टिव रिएक्टेंस मिला जो कि Z यानी इम्पीडेंस बोलते थे, Z = 100 ओम। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 100 वोल्ट का वो लगाया पोटेंशियल, हमने वाला किसी भी इंस्टेंट पर इसका जो EMF है वो 100 वोल्ट है। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ उस इंस्टेंट पर कितनी निकलेगी खुद सोचो। I = क्या हो जाएगा? I = हो जाएगा V/Z। जैसे यहाँ पे V/R था, I = यहाँ V/Z हो जाएगा, यानी नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू कितनी निकलेगी? V हमारा 100 है, Z हमारा 100 है, तो I हमारा निकलेगा भैया 1। I कितना निकलेगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ पे भी तुम वही गेम खेलोगे, P = क्या लगाओगे? E × I। अब तुम कहोगे E कितना है? E मैंने बोला 100 है,
ई कितना है 100 इंटू आई कितना है 1, तो यहाँ पे पावर निकली कितनी 100 वॉट की। कितनी पावर निकली 100 वॉट की। अब देखो पावर यहाँ भी 100 वॉट की, पावर यहाँ भी 100 वॉट की, तो समस्या कहाँ है? देखो समस्या यहाँ है। अब एक बात बताओ कि एवरेज पावर कैपेसिटर में और इंडक्टर में कितनी हुआ करती थी, याद करूँ, मैंने पहले बताया था कि एवरेज पावर इंडक्टर की और कैपेसिटर की 0 होती थी। क्या होती थी? कैपेसिटर और इंडक्टर की 0 होती थी। हमारी कैलकुलेशन कह रही है पावर है 100 वॉट, पावर है 100 वॉट। अब देखो कहानी कहाँ चेंज होगी कि अब जो हम ये पावर निकालते हैं एक्चुअल में, वो पावर किसकी निकालेंगे? अब जो भी यहाँ पर हमारी एनर्जी खर्च होगी वो किसकी वजह से होगी? रजिस्टर की, यानी जो पावर आ रही है वो किसकी आ रही है? रजिस्टर की। अब ध्यान से समझना, इंपीडेंस कितना था 100 ओम, तो यह इंपीडेंस 100 ओम था। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ रिएक्टेंस इंडक्टर का रहा होगा, कुछ ना कुछ रिएक्टेंस कैपेसिटर का रहा होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रजिस्टर का रहा होगा, तभी तो 100 ओम आया। मैंने माना इसका रेजिस्टेंस था सिर्फ 20। कितना रेजिस्टेंस था? 20। अगर इसका रेजिस्टेंस 20 था तो इसके हिसाब से तो फिर हमें क्या निकालना था? आई इसके हिसाब से निकालना था V/R। तो हमारी आई की वैल्यू लगाती भाई, अगर हम V/Z ना लगा के क्या लगाएंगे? I = V/R लगाएंगे तो हमारी आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू चेंज होगी, पावर लगाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस मान लो 20 ओम का था, अब रेजिस्टेंस अगर 20 ओम का था, अब इसके हिसाब से पावर निकालना है तो इसके हिसाब से पावर अलग निकलेगी। तो एक बात हो, क्या ये 100 वॉट अकेले रेजिस्टेंस की है? देखो फील करना, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 20 ओम तो भी पावर 100 वॉट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 ओम तब भी पावर 100 वॉट। भाई ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो भाई कैलकुलेशन नॉर्मल किया है, हमने जेड की वैल्यू लगाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई निकाला, पावर निकाल ली। अब अगर इस वाले सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस 100 ओम का था तो भी पावर 100 वॉट थी, इस वाले सर्किट में रेजिस्टेंस 20 ओम का तब भी पावर 100 वॉट। ऐसे कैसे हो गया? रेजिस्टेंस 100 और 20 में तो बहुत फर्क है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। यानी इसीलिए बोलते हैं कि ये हमें ट्रू पावर नहीं मिलती। ठीक है, अगर अकेला रजिस्टर है फिर तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक बात आओ, एसी सर्किट में अकेला रजिस्टर तो नहीं होगा, एसी सर्किट में इंडक्टर भी लगा होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जो V/I है, यानी P एवरेज इक्वल्स टू जो है V/I बोल दो या ERMS IRMS बोल दो, ERMS IRMS, क्योंकि दोनों ही किसकी है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट सर्किट की वैल्यू है E और I, या ऐसे VI भी बोल सकते हो। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये हमें ट्रू पावर नहीं दे रहा। साफ साफ देख लो ना, क्या 20 ओम की 100 वॉट आएगी? अच्छा फिर 100 ओम की भी 100 वॉट ना, तो थोड़ा सा फील हुआ कि किस तरीके से हमें इसकी ट्रू पावर नहीं मिली। तो हमें ट्रू पावर कब मिलेगी? जब हम cos फाई की वैल्यू लगाएंगे। क्लियर? और फाई क्या होगा? फाई हमारा होगा फेज एंगल, यानी इन सब का जो EMF होता था जो करंट के साथ एंगल बनाता था। बात क्लियर है? आई होप आपको ये थोड़ा सा फील आ गया होगा। तो वही बोला है, थस द पावर फैक्टर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। सही बात है भाई, ट्रू पावर इक्वल टू क्या था? ट्रू पावर इक्वल टू द एपरेंट पावर मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर PF। अब एक बात बताओ, एपरेंट पावर को नीचे ले आओ ट्रू पावर के, तो क्या बोल सकता हूं? पावर फैक्टर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। तो भाई इन्होंने बोला है कि द पावर फैक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर ऑफ एन एसी सर्किट। ठीक है, इट वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसकी वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेंगे। क्यों? क्योंकि cos फाई है, ये पावर फैक्टर में क्या है? cos फाई, और cos की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? 0 to 1। ठीक है, आगे द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसी सर्किट इज गिवन बाई। अब एक बात बताओ, इंपीडेंस ट्रायंगल याद है? इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता था? इंपीडेंस ट्रायंगल में हमने माना था कि ये Z है, इसको R मान लो, और यहाँ पे XL माइनस का XC मान लिया था अगर इंडक्टेंस बड़ा है तो, वरना XC माइनस XL भी था। इंपीडेंस ट्रायंगल ये होता था। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल फाई होता था तो यहाँ से क्या cos फाई की वैल्यू लगा सकते हो? वैसे तो अगर फाई पता है तो बहुत अच्छी बात है, cos फाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, आंसर आ जाएगा। पर मान लो एंगल नहीं पता, तो क्या cos फाई को किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखो cos फाई इक्वल्स टू क्या होगा? B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस में क्या है? R, तो R/Z। तो इसलिए इन्होंने बोला cos फाई को क्या लिख सकते हो? R/Z। cos फाई क्या लिख सकते हो? R/Z। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना दिया ना? I0 इक्वल्स टू R अपॉन। अब देखो I0 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? अगर आपने cos फाई को R/Z लिख दिया तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR, यानी I इक्वल्स टू क्या होता है? V/R। तो ठीक है, तो I0 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? R/R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये आपको Z की वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट फाई होता है 90। अब आपको याद होगा कि जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होते थे जिसमें करंट लीड करता था 90 डिग्री से, या प्योरली इंडक्टिव सर्किट होते थे जिसमें करंट लैग करता था, लेकिन फाई कितना होता था? 90। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे cos 90, तो पावर फैक्टर कितना आएगा? 0 आएगा। पावर फैक्टर क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसीलिए P एवरेज जो निकलता है किस किस का? इंडक्टर का और कैपेसिटर का, वो 0 निकलता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होता है? प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटर के लिए 0।
क्लियर है। और उसके लिए क्या रहेगा, प्योरली रेजिस्टिव के लिए 1, प्योरली रेजिस्टिव के लिए क्या रहेगा 1, तो इसे याद रखना, ठीक है। थस द पावर फैक्टर एज्यूम द मिनिमम वैल्यू फॉर अ प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, यानी पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू आपको कहां मिलेगी, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, और पावर फैक्टर जो मैक्सिमम वैल्यू वो मिलेगी रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, ठीक है। तो पावर फैक्टर cos 0 हो जाएगा 1, थस द पावर फैक्टर एज्यूम द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी पावर फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मिलती है। यहां तक सारी बातें क्लियर है। पावर फैक्टर बहुत छोटा सा टॉपिक था, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पावर फैक्टर जो cos फाई होता है उसे बोलते हैं। अपन को ट्रू पावर निकालने के लिए cos फाई का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि cos फाई हमें बताता है कि उनका फेज डिफरेंस कितना है, वो देख के बताता है, ठीक है। जब इंडक्टर, कैपेसिटर और ये सारी चीजें लगी होती है तो उस टाइम पर हम उनका ईएमएफ कौन सा लेना पड़ेगा, उनका ईएमएफ हमें लेना पड़ेगा जो उनका कैसा होगा, रिजल्टेंट ईएमएफ होगा। क्योंकि जब इंडक्टर लगा होता है हमारा, ये तीनों चीज लगी होती है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ठीक है। तो इन सब का नेट ईएमएफ लेना पड़ता है, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितनी पावर होगी, ठीक है। उसके लिए हमने क्या तरीका निकाला, पावर फैक्टर पता हो, कोई दिक्कत नहीं है इसे निकालनी, पावर फैक्टर बस पता हो। क्लियर है, आई होप आपको कौन सा समझ आ गया होगा, ठीक है।